हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स वाई इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और भी जो नेशनल लीडर्स थे उनका भी एक अहम रोल रहा है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे किसके, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कई सारी कमेटीज फॉर्म की गई जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करना। एंड बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। क्लियर, 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, नाउ जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच दी थी। ठीक है, जिस स्पीच का नाम कई बार एग्जाम में पूछा है एंड इट वॉज द वेरी वर्ल्ड फेमस स्पीच। इसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, क्लियर। राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ किसके, ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा बनी थी उसके ये प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर नहीं बने थे। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई होम। अर्थशास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य, कालिदास, भाषा और विशाखदत्त। तो अर्थशास्त्र को चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। ठीक है, ये बुक, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, तो बेसिकली इस बुक को 15 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 15 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया था। चाणक्य ने एक और इंपोर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था चाणक्य नीति। ठीक है, चाणक्य नीति इनकी एक और फेमस बुक थी ना। कालिदास 5th सेंचुरी एडी के एक ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर थे। ठीक है, ये किसके कोर्ट में पोइट थे और स्कॉलर रहे? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के एक कोर्ट में एक इंपोर्टेंट स्कॉलर थे एंड कालिदास वॉज द संस्कृत पोइट थे। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे। कालिदास जी ने कई सारी बुक्स लिखी हैं जिनमें से कुछ फेमस बुक हैं जिन्हें वर्ल्ड की जो टॉप 100 बुक्स हैं उनके अंदर मेंशन किया गया है। जो फेमस बुक है उनको हम देख लेते हैं। मेघदूतम। ठीक है, मेघदूत। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंशम, कुमार संभवम। मल्लिकाग्निमित्रम,
जो कालिदास की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस बुक थी जिनके कुछ नाम है, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कालिदास को। क्लियर। भाषा, भाषा जो स्कॉलर थे ये बेसिकली कालिदास के टाइम पीरियड से पहले के स्कॉलर्स थे। ये वन ऑफ द फेमस बुक है दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच इनकी वन ऑफ द फेमस बुक है। विशाखा दत्त ने कौन कौन सी बुक ली? इनकी कुछ फेमस बुक का नाम है, पहली मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। दूसरी इनकी बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो ये बुक्स कई बार एग्जाम में पूछी हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम, मेरे सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी जी की, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने और भी कई सारी बुक्स लिखी, जिनमें से एक और फेमस बुक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। इसको गांधी जी ने कब लिखा? 1909 में। क्लियर। गांधी जी के द्वारा कुछ जर्नल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, एडिटेड किए गए थे, ठीक है। यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, नव जीवन, ठीक है। ये कुछ जर्नल्स थे जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। नाउ हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा, इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। इसके बाद इनकी दूसरी फेमस बुक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो किस नाम से है? एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। क्लियर। नाउ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कई सारी बुक्स लिखी, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। एक और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी कई सारी बुक्स लिखी हैं, जिन कुछ बुक्स के नाम हम जान लेते हैं। तो इनकी सबसे जो फेमस बुक है वो है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। बेसिकली ये बुक किस चीज़ पे लिखी गई? जब जो मुस्लिम लीग था वो एक नए देश यानी पाकिस्तान को बनाने की मांग कर रहा था, तो इस बुक में राजेंद्र प्रसाद ने जो आइडिया, पार्टीशन का आइडिया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा इनकी एक और इम्पोर्टेंट बुक है सत्याग्रह, सत्याग्रह इन चंपारण, इन चंपारण। इस बुक में जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने बताया है कि जो गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह किया था, तो गांधी जी की जो नॉन वायलेंस वाली टेक्निक थी और जो सक्सेस रही उस सत्याग्रह की, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। राजेंद्र प्रसाद ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा। ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन है द मुगल गार्डन्स नाउ अमृत उद्यान आर लोकेटेड इन विच प्लेस। मुगल गार्डन जिन्हें अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, दूसरा है ताजमहल आगरा, तीसरा रेड फोर्ट दिल्ली और फोर्थ है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, ये भी कहाँ है? दिल्ली में।
तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। तो बेसिकली जब हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे थे, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, ठीक है, कब? 2023 में। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? मुगल गार्डन्स का नाम चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली का जो लाल किला है वो किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ये करीब करीब बनाया था 1648 के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली जो रेड फोर्ट बनाया, ये बनाया कहाँ गया था? दिल्ली के अंदर जो शाहजहानाबाद सिटी थी, शाहजहानाबाद सिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि जो शाहजहां से पहले जहांगीर था और अकबर था, इनकी जो कैपिटल थी, मुगल की जो कैपिटल थी इनके टाइम पर, वो कहाँ थी? वो आगरा थी, ठीक है। शाहजहां ने क्या किया? जो मुगल कैपिटल थी आगरा, इसको शिफ्ट करके कहाँ पर किया था? दिल्ली, ठीक है। मुगल्स की कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया था? दिल्ली। दिल्ली को मुगल्स की नई कैपिटल बनाया था और शाहजहानाबाद सिटी को भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अकबर ने बेसिकली जो आगरा का रेड फोर्ट है, आगरा का जो रेड फोर्ट है वो किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने कुछ और भी आर्किटेक्चर्स को इस्टेब्लिश करवाया था अपने टाइम पर, जैसे फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो आगरा से कुछ दूरी पे, और फतेहपुर सीकरी के अंदर जो पंचमहल है, ठीक है, पंचमहल है, वो भी किसने बनवाया था? पंचमहल इसी ने। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा लगवाया है, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया है वो भी किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर जब गुजरात कैंपेन जीत के आता है तो उसकी खुशी में उस विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। क्लियर? औरंगजेब ने क्या करवाया था? तो बेसिकली इसने अपनी बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था, ठीक है, बीवी का मकबरा, ठीक है। तो बेसिकली जो बीवी का मकबरा है वो कॉपी थी ताजमहल की। साथ ही साथ इसने बादशाही जो मॉस्क है लाहौर में, वो भी औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है। नाउ जहांगीर ने क्या करवाया था? तो जो मोती मस्जिद है लाहौर में, वो किसने बनवाई थी? जहांगीर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का संस्थापक था? ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश की? 1206 में, ठीक है। 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वहीं पर स्लेव डायनेस्टी को भी इस्टेब्लिश किया, ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट सुल्तान, ठीक है, ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था। हालांकि इसका रूल ज़्यादा नहीं रहा और इसकी 1210 में जब ये चौगान खेल रहा था, ठीक है, चौगान यानी एक हॉर्स पोलो बोलते हैं इंग्लिश में, तो चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस छोटे से पीरियड में इसने कुछ आर्किटेक्चर्स को बिल्ड करवाया, जैसे इसने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी, ठीक है। कुतुब मीनार बनाने का काम किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि इस कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो कुतुब मीनार बनके कंप्लीट कब हुई? इल्तुतमिश के टाइम पर। क्लियर? इसके अलावा
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, उसको भी दिल्ली में बनवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। क्लियर? और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। नाउ इल्तुमिश। तो इल्तुमिश को बेसिकली दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। रियल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का? इट वॉज द इल्तुमिश। ठीक है। इल्तुमिश कौन था? तो इल्तुमिश बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? सन इन लॉ था, यानी दामाद। ठीक है। इल्तुमिश ने चहलगानी सिस्टम की भी स्टार्टिंग की। चहलगानी सिस्टम यानी इसमें क्या था? ये 40 स्लैब्स का एक ग्रुप था। ठीक है। बेसिकली ये नोबल्स थे इन द कोर्ट ऑफ इल्तुमिश। इसके अलावा इल्तुमिश ने इंडिया में फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो एकता सिस्टम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया में एकता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज द इल्तुमिश। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इल्तुमिश जो था उसने जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर लाहौर, उस लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली को नई कैपिटल बनाया। ठीक है। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इल्तुमिश। क्लियर? अगेन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इल्तुमिश के बारे में, इल्तुमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसे मंसूर मिला था। मंसूर का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो भी मुस्लिम शासक होते हैं, ठीक है, उनको जो लेटर ऑफ रिकॉग्निशन यानी मंसूर जो खलीफा है उसके द्वारा दिया जाता है ना। रजिया सुल्तान के बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है, ये कौन थी? तो रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश। ठीक है, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश एंड रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी, ठीक है, हु बिकेम द किंग और हु बिकेम द सुल्तान इन इंडिया। तो भारत में जो पहली महिला मुस्लिम शासक थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके अलावा जो रजिया सुल्तान है इसका जो टाइम पीरियड है एज अ सुल्तान वो 1236 से लेकर 1240 तक, ज़्यादा लंबा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था। 1214 में क्या होता है? बैटल ऑफ कैथल होती है। ठीक है, बैटल ऑफ कैथल 1240 में, ठीक है, वहां पर जो रजिया सुल्तान थी उसको मार दिया जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है 1240 में। अगला जो शासक था इसके अंदर बलवन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो बेसिकली जो बलवन है इसका एरा स्टार्ट हो जाता है 1246 से लेकर और 87 तक। हालांकि अपने इस एरा के इनिशियल पीरियड में ये दिल्ली का सुल्तान नहीं होता है, ये बेसिकली रीजेंट होता है। ठीक है, और दिल्ली सुल्तान की गद्दी पे बैठा होता है नसीरुद्दीन, ठीक है, महमूद, जो कौन होता है? ही वॉज द सन ऑफ इल्तुमिश। लेकिन इसकी डेथ हो जाती है 1265 में और उसके बाद बलवन सुल्तान बन जाता है। तो एज अ सुल्तान इसका रीन कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1265 से लेकर 1287, 1265 से लेकर 1287। बलवन ने कुछ इम्पोर्टेंट काम किए, ठीक है, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो चहलगानी सिस्टम इल्तुमिश ने स्टार्ट किया था, इस चहलगानी सिस्टम को अबॉलिश किया किसने?
चहलगानी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया किसने? बलबन ने, ठीक है, एबॉलिश बाय द बलबन। इसके अलावा बलबन ने जो सुल्तान है उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर को और ज़्यादा स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, इसने कुछ प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की अपने कोर्ट में, जिन प्रैक्टिस का नाम क्या है? पैबोस एंड सजदा। सजदा एंड पैबोस वाज द प्रैक्टिसेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बलबन इन हिज कोर्ट। इसमें क्या होता है? पैबोस मतलब और सजदा कि जो भी नोबेल है, नोबेल्स होंगे या कोई भी इसके कोर्ट में आएगा तो सुल्तान को उसको क्या करना पड़ेगा? झुक के सजदा करना पड़ेगा, और सुल्तान के जो फीट हैं उनको किस करना पड़ेगा, ठीक है। इसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, ठीक है। तो अर्ज से याद रखना है आर्मी, तो दीवान ए अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था? मिलिट्री डिपार्टमेंट था, विच वॉज इस्टेब्लिश बाय द बलबन। इसके अलावा बलबन ने क्या किया था? जो नवरोज का जो फेस्टिवल है, ही इंट्रोड्यूस्ड नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया, ठीक है, नवरोज फेस्टिवल है उसको इसने इंट्रोड्यूस। एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसके अचीवमेंट्स को संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है, ठीक है। तो बलबन वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसकी अचीवमेंट्स को संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी भारत के अंदर किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, नंदिनी सत्यपति, जयललिता और सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। सी वॉज द फर्स्ट फीमेल सीएम, ठीक है, फर्स्ट वुमेन या फीमेल सीएम थी इंडिया के अंदर, ठीक है। कहाँ की ये सीएम बनी थी मुख्यमंत्री? यूपी की। कब? 1963 में, ठीक। सुचेता कृपलानी, इन्होंने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 के अंदर, ठीक है। नाउ इन दोनों से पहले हम सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। तो सरोजनी नायडू कौन थी? सी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया, ठीक है, वुमेन गवर्नर इन इंडिया थी। कहाँ की गवर्नर ये बनी थी? पहली महिला गवर्नर कहाँ की बनी थी? यूपी के अंदर, ठीक है। यूपी जो स्टेट है उसकी पहली महिला गवर्नर बनी थी, ठीक है। और इंडिया में भी ये पहली महिला गवर्नर थी किसी भी स्टेट की। क्लियर? सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला को बोला जाता है, ठीक है, कोकिला यानी नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। और कई बार ये चूंकि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था तो कई बार इन्हें जेल भी भेजा गया था। इसके अलावा सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। किसमें, कब, 1925 में, जब कांग्रेस का सेशन हुआ था कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू को प्रेसिडेंट चुना गया था। सरोजिनी नायडू ने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, इनके नाम जैसे, इनकी एक जो फेमस बुक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसे 1905 में पब्लिश हुई। इसके अलावा द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, जो कब पब्लिश हुई, 1912 में। इसके अलावा इनकी एक और फेमस बुक थी द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग, ये कब पब्लिश हुई थी, ये 1916 के आसपास ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, 1916। ना जो नंदिनी सत्यापति है, ये कौन थी, ये उड़ीसा की सीएम थी। ठीक है, कहाँ की, उड़ीसा की सीएम नहीं थी। ठीक है, जयललिता, जयललिता वाज द सीएम ऑफ तमिलनाडु, ये कहाँ की सीएम थी, तमिलनाडु की ये सीएम रही है। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ना हम जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बुक्स लिखी हैं, जो फेमस बुक हैं, और सी राजगोपालाचारी की जो बुक है उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक जो फेमस बुक थी, ठीक है, बेसिकली इट वाज द कलेक्शन ऑफ पोइट्री, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था कब, 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था ये वाला इन्हें प्राइज। इसके अलावा इनकी जो और भी जो बुक है, गोरा, गोरा बेसिकली एक नोवेल है, इनका फेमस नोवेल है। ठीक है, गोरा आई थिंक 1907 से 1910 के आसपास पब्लिश हुआ था। एक और इनकी जो फेमस पोइट्री थी, इसका नाम था गोल्डन बोट। ठीक है, गोल्डन बोट, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, सोनार तोरी। ठीक है, सोनार तोरी यानी गोल्डन बोट इनकी एक और फेमस पोइट्री थी। इन्होंने कई सारी पोइट्रीज और नोवेल्स लिखे थे। ठीक है, जिनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस नोवेल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ना जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनके बारे में एक दो फैक्ट्स और हम जानते हैं कि जो हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन, जन गण मन, इसको किसने कंपोज किया, किसने लिखा था, इट वॉज रिटन बाय दी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके अलावा जो बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, ये बांग्लादेश का क्या है, नेशनल एंथम है। इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय दी रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ सी राजगोपालाचारी, तो इन्होंने बेसिकली जो महाभारत और रामायण को इंग्लिश में और इनको रिट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो जिनका जो ट्रांसलेशन है वो रामायण और महाभारत, जो ट्रांसलेशन थे रामायण और महाभारत के, वो रामायण और महाभारत के नाम से ही इन्होंने पब्लिश हुए थे। ठीक है, महाभारत से रही तेवम यानी मेडिटेशन इन जेल। ठीक है, ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बेसिकली जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो बंगाल में। और कब की थी, तो 1828 में। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कहाँ पर, बंगाल के अंदर। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा
आत्मीय सभा को भी इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? बंगाल में ही। राजा राम मोहन रॉय के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे मिरात उल अखबार, ठीक। और इनकी मैगजीन का नाम था संवाद कौमुदी, इनकी मैगजीन का नाम था ना। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था। रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था कब? 1897 में, ठीक। कहाँ पर? बेलूर मठ में। ये प्लेस पूछा जाता है, बेलूर मठ में, ठीक है। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। वेदांत सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक। विवेकानंद जी ने कुछ बुक्स लिखी, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे राजयोग। इनकी बुक्स के कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम हम जान लेते हैं। तो राजयोग, ठीक है। इसके अलावा कर्म योगा, ठीक है, कर्म योगा। तो ये कुछ फेमस बुक, इम्पोर्टेंट बुक हैं विच वॉज रिटन बाय द स्वामी विवेकानंद। नाउ दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने एस्टेब्लिश किया कब? 1875 में। कहाँ पर? तो बेसिकली बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की एक फेमस बुक है जिसका नाम कई बार पूछा जाता है। इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने एक फेमस स्लोगन दिया था, ठीक है। इनका स्लोगन का नाम क्या था? गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, ठीक है। ये स्लोगन कई बार पूछा है। अगले हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने जो विडोज थे इंडिया के अंदर, तो विडोज के उत्थान के लिए, विडोज की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था, ठीक है। इन्हीं के एफर्ट्स के चलते जो विडो रीमैरिज एक्ट 1856, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार और बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्यन एम्पायर था, उसको एस्टेब्लिश किया विद द सपोर्ट ऑफ चाणक्य, ठीक है। नाउ जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका जो लड़का था, सन था, वो कौन था? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बनता है मौर्य डायनेस्टी का अगला शासक, ठीक है, बिंदुसार। इसके बाद बिंदुसार के बाद जो मौर्यन डायनेस्टी का शासक बनता है वो कौन बनता है? अशोका। अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, ठीक है। एंड अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोका ने एक फेमस बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ कलिंगा। बैटल ऑफ कलिंगा कब लड़ी गई? 261 BC में, क्लियर। इस बैटल के बाद जो अशोका था उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। बुद्ध धर्म को अपना लिया था किसने? अशोका ने। अशोका को बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट करवाया था? तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त,
ठीक है। उपगुप्त, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था। नाउ जो बिंबिसार है ये कौन था? ही वॉज द किंग ऑफ हर्यनक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यनक डायनेस्टी का कौन था? ये किंग था। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? 546 से लेकर 494 बीसी के आसपास तक का इसका क्या था? टाइम पीरियड था। बिंबिसार का बाद में बेटा होता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। और बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के कौन थे? ये कंटेम्पररी थे, यानी समकालीन थे। Now, who was the first Governor General of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड बेविल। तो इसका राइट आंसर क्या है? माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? जो सी राजगोपालाचारी थे, he was the first Indian, ठीक है, who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले इंडियन थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने। एंड सी राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेविल, तो बेविल कौन था? ही वॉज द वायसराय। ठीक है, ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1944 से लेकर 1947 तक ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया। इसके बाद कौन आता है? वायसराय माउंटबेटन आता है। ठीक है, तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? ही वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कौन? माउंटबेटन। क्लियर? तो जो कैबिनेट मिशन आया भारत के अंदर, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये किसके वायसराय के टाइम पे, किस वायसराय के टाइम पे आया था? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कब आया था ये? 1946 में आया था। तो इस टाइम पे जो इंडिया का वायसराय था वो कौन था? वेविल था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2012 टू रिव्यू द पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2014। यानी 2012 में गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा हेतु गठित समिति कौन सी थी जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी? ऑप्शन है दांडेकर समिति, लकड़वाला कमेटी और तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर क्या है? रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी को 2012 में बनाया गया था और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2014 में गवर्नमेंट को सबमिट की थी। इस कमेटी को बनाया क्यों गया था? क्योंकि तेंदुलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी पावर्टी के ऊपर, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी को कब बनाया गया था? 2009 में। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी ने जो भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी अपनी रिपोर्ट में, उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, रंगराजन कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में इस्टेब्लिश किया था। क्लियर? दांडेकर कमेटी है, इसको कब बनाया गया था? तो इसको 1971 में पावर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टिमेट द पावर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था ये। ठीक है, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था पावर्टी को मेजर करने का इंडिया। नाउ लकड़वाला कमेटी, इस कमेटी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1993 में। ठीक है, इस कमेटी ने जो कैलोरी मेथड था, ठीक है, कैलोरी मेथड था उसको
अडॉप्ट किया था। ठीक है, कैलोरी मेथड के बेसिस पर इसने पॉवर्टी को एस्टिमेट किया था, जहाँ पर जो रूरल पीपुल है, ठीक है, उनके लिए कितनी कैलोरी इसने अपनी रिपोर्ट में बताई, 4,400 कैलोरी पर डे के बेसिस पर। ठीक है, साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज में जो कैलोरी है, अर्बन पीपल के लिए 2,100 कैलोरी। क्लियर। ना यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गई, जो तेंदुलकर कमेटी थी इसको बेसिकली 2005 में बनाया गया था और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2009 में सबमिट की थी। ना जो तेंदुलकर कमेटी थी इसने बेसिकली जो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन की वो किसके बेसिस पे की, एक्सपेंडिचर बेसिस पे थी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बेसिस पे इसने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया, एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। ठीक है, क्लियर।